नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का साइंस का पेपर और हम जानेंगे कि 2019 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और उन क्वेश्चंस का स्वरूप कैसा था। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि जो आपकी आगामी परीक्षा है उसमें आप किस तरीके से क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चंस पेपर, ठीक है, जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे हम, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर हो या मैथ्स का क्वेश्चन पेपर हो या साइंस का, कंप्यूटर का, हम सारे डील करेंगे। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप डीएलएड का या फिर कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं तो उसमें सबसे पहले आप जो गिवन डायरेक्शंस हैं, जो डायरेक्शंस दी गई उनको आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, जो निर्देश दिए हैं उनको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उनसे आपको पता चलता है कि एक्चुअल में आपको सॉल्व क्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। क्या ऐसा तो नहीं आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना है या आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ डायरेक्शंस। इसमें लिखा हुआ है कि समय कितना है, 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। दूसरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि सभी प्रश्न, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक हैं जो उसके सामने लिखे होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसके सामने यदि 1 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है, 1 का मतलब यह है कि वो क्वेश्चन 1 नंबर का है, 2 उस क्वेश्चन के अंक 2 हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो अगला हमारा है डायरेक्शन, निर्देश, वो यह है कि इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपसे 3 प्रकार के प्रश्न इस पेपर में पूछे जाएंगे। कौन कौन से? सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ। ठीक है, यानी वस्तुनिष्ठ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 विकल्प होते हैं और आपको 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही ढूंढ के उसका उत्तर देना होता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर आपसे अति लघुत्तरीय, ठीक है, यानी शॉर्ट आंसर जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें फिर अगला जो है वो अति लघुत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अति लघुत्तरीय जो 25 शब्दों में आपको लिखना होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है। और उसके बाद फाइनली आपको लिखना होगा लघु उत्तरीय, और जिनको आपको 75 शब्दों में लिखना होगा। तो ये था डायरेक्शंस। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। इसका जो पूर्णांक है वो कितना है, 25 है, 25। ठीक है, तो इसका मतलब ये पेपर 25 अंक का है, 25 नंबर का है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रकार का, वो ये पूछा गया कि पित्त जो रस है वो बनता कहाँ पे है। ठीक है, बाइल जूस इसको हम बोलते हैं। पित्त कहाँ बनता है? तो पित्त, इसमें ऑप्शंस कौन कौन से हैं? आमाशय, आमाशय को हम स्टमक बोलते हैं, पेट बोलते हैं, ग्रहणी, छोटी आंत और यकृत। पित्त रस का काम क्या होता है? पित्त रस जो होता है वो वसा का इमल्सीकरण करता है। जैसा अगर आपने पढ़ा होगा पाचन तंत्र में, क्या करता है? वसा का इमल्सीकरण करता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक वेग डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये स्टमक हमारा है, दिस इज आमाशय। ठीक है, ये स्टमक है और स्टमक के इस साइड में कुछ इस टाइप से एक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं लीवर। दिस इज लीवर, LIVER, लीवर, या लीवर को हम बोलते हैं हिंदी में यकृत। और स्टमक के आमाशय के जस्ट नीचे यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज को हिंदी में हम बोलते हैं अग्नाशय। तो आप ये समझिए कि पेट के इस तरफ क्या है? लिवर है, यकृत है, और स्टमक के आमाशय के नीचे यहाँ पे क्या है? ये है हमारा अग्नाशय। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? व्हाट इज इंसुलिन? और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा है इंसुलिन क्या होता है, व्हाट इज़ इंसुलिन। और इंसुलिन को सबसे पहले किस व्यक्ति ने जो है प्रिपेयर किया था, उसको बनाया था। और फादर ऑफ इंसुलिन किसे कहा जाता है, यानी इंसुलिन के जनक कौन हैं?
चलिए, तो इस क्वेश्चन का पित्तरस, चलिए हम बात करते हैं लीवर की, ठीक है। दिस इज लीवर। लीवर का काम क्या होता है? लीवर जो होता है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस का मतलब होता है पित्तरस, ठीक है। लीवर जो है पित्तरस को प्रोड्यूस करता है। और पित्तरस क्या करता है? पित्तरस वसा का इमल्सीकरण करता है, यानी फैट को, वसा को एक स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ देता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो पाए, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यकृत, लीवर, ध्यान रहे, ठीक है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जो पाचन तंत्र के ऊपर था, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस वीडियो में मैंने पार्ट फर्स्ट में सारे इम्पॉर्टेंट बातें कवर की हैं, और उसका पार्ट 2 शायद नहीं अभी अपलोड किया है, अपलोड कर दूंगा मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उस वीडियो को देखना सभी डीएलएड छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही बेसिक सी बातें करी हैं। यदि आप उसको देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, और वीडियो के लास्ट में भी मैं उसको डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उस पर प्ले करके ज़रूर उस वीडियो को देखें, समझें उसमें क्या बताया गया है। वो आपके आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत हितकारी साबित होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते आगे हम। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, उसमें पूछा गया है कि तृतीय सीरीज का मतलब होता है श्रेणी, उत्तोलक का उदाहरण क्या है, ठीक है। आप लोगों ने फिजिक्स में उत्तोलक के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा कि उत्तोलक क्या होते हैं और उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आपको उनमें से 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। उनमें से आपको केवल जो लास्ट वाला है वो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण क्या है। तो जैसा हम जानते हैं कि इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सरौता, कैंची, बोझ यानी कूड़ा उठाने वाला जो गाड़ी होती है, और चिमटा होता है। तो इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को मैं डिटेल करूंगा फिजिक्स की क्लास में, ठीक है। अभी कुछ ही दिनों में, जल्द, बहुत ही शीघ्र फिजिक्स का लेक्चर मैं लूंगा, या तो फिर मैं सर से बोलूंगा तो वो लेंगे लेक्चर, और आपको पूरा उत्तोलक के बारे में डिफाइन करेंगे, ठीक है, या मैं या फिर सर। तो उसमें, तो यहाँ पे हम सिर्फ इसका जो आंसर है उसको हम समझते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। देखिए, सबसे पहले बात, उत्तोलक होते क्या हैं, एक बहुत ही सामान्य तरीके से समझते हैं उत्तोलक क्या होते हैं। देखिए, उत्तोलक एक प्रकार की मुड़ी हुई, ठीक है, मुड़ी हुई अथवा सीधी छड़ होती है जो काफ़ी स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। और इस छड़ होती है, इसको एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं, ठीक है, उत्तोलक होता है। अब उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ये तो यहाँ पे पूछा गया तृतीय, तो प्रथम उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सरौता, कैंची, बोझ और चिमटा। तो इसका जो तृतीय प्रकार का उत्तोलक है उसका जो आंसर है वो चिमटा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चिमटा होगा। चिमटा एक तृतीय प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ कि सरौता जो है वो किस प्रकार का उत्तोलक है? क्या सेकेंड या फिर फर्स्ट, यानी प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, या फिर द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? मैं आपसे पूछता हूँ कि कैंची है वो किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, प्रथम या द्वितीय? तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इन 2 क्वेश्चंस का आंसर जरूर कमेंट में लिखना, ठीक है। मैं उसको रीड करूंगा, पढ़ूंगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण जो काफी इंपॉर्टेंट है प्रक्रिया, जो रोज होती है जब सूर्य निकलता है तब डेली होती है हमारे पौधों में, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें कौन सी गैस निकलती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देखिए, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें ये हमें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हम बात करते हैं पौधों की पत्ती की। पौधे, सबसे पहली बात यह है कि पौधे क्या होते हैं। देखिए, हमारे अर्थ पे, पृथ्वी पे 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक जीव होते हैं स्वपोषी, कैसे होते हैं? स्वपोषी। और दूसरे जीव होते हैं परपोषी, ठीक है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, यानी उनको भोजन पकाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर या किसी दूसरे जंतु के ऊपर, किसी दूसरे प्राणी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। वो अपना भोजन स्वयं पकाते रहते हैं, ठीक है, और ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है। लेकिन जो परपोषी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं पका सकते, वो डिपेंड रहते हैं किसी
एक सेकंड व्यक्ति के ऊपर, सेकंड चीज़ के ऊपर। जैसे मान लीजिए हम और आप, या फिर डॉग, या फिर कोई भी प्राणी, एनिमल, वो क्या है, वो होता है हमारा परपोसी, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड रहता है फूड के ऊपर, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोस्तों जो इंसान होते हैं वो अपना भोजन के लिए किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम भोजन में या तो प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स का मतलब सब्जी खाते हैं, गेहूँ, दाल, चावल, ठीक है, ये कहाँ से, प्लांट से आते हैं। या फिर हम किसी दूसरे एनिमल को खा जाएंगे, जैसे बकरी, जैसे मुर्गा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को, इसीलिए हम हैं उस सीरीज़ में, जो सीरीज़ है फूड चेन की, यानी जो खाद्य श्रृंखला है, उसमें सबसे टॉप पे हम हैं, इंसान, जो ऑमनिवोरस होते हैं, ठीक है, जो सर्वाहारी होते हैं, यानी हम सब कुछ खा सकते हैं। अगर हम बात करें पौधों की, तो पौधे अपना भोजन स्वयं पकाते हैं फोटोसिंथेसिस करके, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। तो समझते हैं क्या होता है। देखिए पौधों की पत्ती में, ये पौधे की पत्ती है, इस पत्ती में सबसे पहली बात यह है, बड़ी बात यह है कि पौधों की पत्ती कैसी होती है, हरी होती है, ठीक है। और हरी क्यों होती है, क्योंकि इस पत्ती में एक विशेष वर्णक पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल की वजह से पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए इंसान या कोई एनिमल है, ठीक है, कोई एनिमल है, उस एनिमल के बॉडी में ब्लड होता है, ठीक है। ब्लड में आरबीसी होती है, क्या होती है, आरबीसी, यानी लाल रक्त कोशिका या कणिका, और उसमें हीमोग्लोबिन होता है और उसमें आयरन होता है, ठीक है। मैंने क्या आपको बताया, हमारे शरीर में रक्त में आरबीसी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होती है, और हीमोग्लोबिन में लोहा या आयरन पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होती है, और उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो समझते हैं कि ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश है, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, वो पौधों की पत्तियों पर पड़ती हैं, और चूंकि पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाई जाती है, तो होता क्या है, वो क्लोरोफिल ये सूर्य का जो प्रकाश है इसको अवशोषित कर लेती है, और इसको एक दूसरी ऊर्जा में बदल देती है। अब ये पूरी प्रोसेस, प्रक्रिया किस तरीके से कार्य करती है समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, उस पौधे को वाटर, उस पौधे को H2O कहाँ से मिलता है, ज़मीन से मिलता है, क्योंकि उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर धंसी हुई हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 होती है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो पौधे करते क्या हैं, पौधे H2O का उपयोग करते हैं और CO2 का उपयोग करते हैं एटमॉस्फेयर से, और उनकी पत्तियों में जो क्लोरोफिल होती है वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है, और वहाँ पे एक रिएक्शन होती है, ठीक है, और उससे बनता क्या है, बनता है कार्बोहाइड्रेट। तो पौधों का जो भोजन है, जो बनता है आफ्टर प्रकाश संश्लेषण, वो होता है कार्बोहाइड्रेट, और उस प्रक्रिया में एक गैस रिलीज होती है। वो गैस क्या है, वो जो गैस रिलीज होती है वो गैस है हमारी ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे मान लीजिए CO2 प्लस H2O, यहाँ पे होगा क्लोरोफिल, सनलाइट यहाँ पे आएगी, एब्जॉर्ब होगा, और क्या बनेगा, यहाँ बनेगा कार्बोहाइड्रेट, और निकलेगी ऑक्सीजन की गैस, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए इसको मैंने बैलेंस नहीं किया है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस रिएक्शन को बैलेंस करके कमेंट में ज़रूर लिखें कि यहाँ पे कितने 6 CO2 होंगे, 6 H2 होंगे, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, तो इसका आंसर क्या है, ऑक्सीजन रिलीज होगी। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में किस प्लेस को, कौन से फॉरेस्ट को संसार का फेफड़ा कहा जाता है, यानी वो इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं,
बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़ते हैं। तो कौन सा ऐसा प्लेस है पूरे वर्ल्ड में? क्या वो साउथ अमेरिका में है प्लेस, क्या वो नॉर्थ अमेरिका में है, क्या वो अफ्रीका में है, क्या वो एशिया में है? आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट में करिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा गया है। पूछा गया कि एक तत्व के समस्थानिक, ठीक है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो समस्थानिक, देखिए ये 3 प्रकार के हम यहाँ पे बात करेंगे। समस्थानिक जो है, समस्थानिक, संभारिक यानी आइसोटोप, इसको हम इंग्लिश में आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप, आइसोटोन, ठीक है, आइसोबार, तो इस तरीके से होते हैं ये। यदि हम इनकी बात करें पूरा डिटेल में कि ये समस्थानिक जो है वो क्या होते हैं, तो समस्थानिक का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो परमाणु संख्या होती है, जो परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, लेकिन जो मास नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, वो डिफरेंट होती है, ठीक है, वो भिन्न होती है। अब कैसे ऐसा होता है, ये केमिस्ट्री में आपको पूरा एक लेक्चर है इसके ऊपर। यहाँ पे अगर मैं कोशिश करूँगा तो शायद ना आप समझ पाएँ, तो ये पूरा एक लेक्चर मैं पूरा बनाऊँगा, उसमें गारंटी देता हूँ आप समझेंगे पूरा, ठीक है। अगर आपने कभी विज्ञान नहीं पढ़ी है तब भी आप इसको समझ जाएंगे आसानी से। इस तरीके से हम विज्ञान को डील करेंगे। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट में आपको बताने की कि एक्चुअल में ये समस्थानिक होते क्या हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए जब भी हम बात करते हैं परमाणु संख्या की, जैसा हम जानते हैं कि हमारी आवर्त सारणी में, हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर वर्तमान में 118 एलिमेंट हैं, 118 तत्व हैं, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होती है हाइड्रोजन से। आपको पता होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, तो पूरे इतने जो हैं 118 एलिमेंट होते हैं। तो उन 118 एलिमेंट्स में अगर मैं आपसे बोलूं कि उनका एटॉमिक नंबर क्या है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। हीलियम का कितना है? 2 है। लिथियम कितना है? 3 है। तो ये एटॉमिक नंबर होते हैं, यानी ये परमाणु संख्या होती है, ठीक है, जो सेम रहती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इनका जो मास है, यदि सपोज H1 यानी 1H1, ठीक है, 1H2, 1H3, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये H क्या है? ये जो H है वो एलिमेंट है, वो तत्व है। इस तत्व की जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, वो कितना है? वो तीनों में 1 है, यानी समान है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर जो 1, 2, 3 है वो अलग अलग है, ठीक है। तो यही होता है द्रव्यमान संख्या, यह है मास नंबर। आपको मैं आगे सिखाऊंगा कि किस तरीके से मास नंबर निकाला जाता है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। बहुत इजी है, आप इजीली उसको निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आप समझे, यानी वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, लेकिन उनके जो द्रव्यमान संख्या होती है वो अलग अलग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं समस्थानिक, ठीक है। देखिए आज के ज़माने में हमारी मेडिकल फील्ड में बहुत से ऐसे समस्थानिक हैं जिनका उपयोग लगातार हो रहा है मेडिकल फील्ड में, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं रेडियो आइसोटोप, रेडियो समस्थानिक। तो कौन कौन से कुछ बातें करते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयोडीन। देखिए जो आयोडीन होता है, आयोडीन समस्थानिक का उपयोग कहाँ पे होता है? इसका इलाज होता है थायराइड के ट्रीटमेंट में। जैसा हम जानते हैं कि यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है दोस्तों? जी हाँ, तो होता है घेंघा रोग, ठीक है। इसमें हमारा जो गला है, गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है, जो थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन निकालती है, वो साइज में बड़ी हो जाती है और उसको हम बोलते हैं घेंघा हो जाता है। तो यदि आयोडीन का जो समस्थानिक है वो थायराइड के इलाज में इसका उपयोग होता है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस जो समस्थानिक है उसका उपयोग हड्डियों के इलाज में होता है, बोन डिजीज में होता है, ठीक है। और जो तीसरा हमारा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट 60, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कोबाल्ट 60 जो समस्थानिक है, इसका उपयोग कैंसर के इलाज में होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। उसके अलावा हम बात करें यदि सोडियम के बारे में, सोडियम 24, ठीक है, ये जो है हमारा समस्थानिक, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग हमारे रक्त परिसंचरण में जो क्लॉट होता है, थक्का जमा होता है, उसको पता करने में होता है, ठीक है। दोस्तों
ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी में क्लॉटिंग के लिए, थक्का बनाने के लिए अति आवश्यक होता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर करिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा अगला जो समस्थानिक है वो हमारा है आर्सेनिक। ठीक है, जो आर्सेनिक होता है इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है ट्यूमर फाइंड करने में। हमारी बॉडी में यदि कहीं पे ट्यूमर है तो उस ट्यूमर का पता लगाने में हम आर्सेनिक का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार संभारिक होते हैं और आइसोटोन होते हैं। तो इनकी हम बातें करेंगे आगे सेपरेट वीडियो में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। दोस्तों अभी सिर्फ हम वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को ही हल कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों तक नहीं पहुंचे हैं। आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, बोरिंग बिल्कुल फील मत करिएगा, थोड़ा सा माइंड को कूल करके इस वीडियो को देखिए। तो 5वां क्वेश्चन हमारा है चंद्रमा क्या है? अब यार ये क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे लगता है कि शायद सब किसी को ना पता हो, है ना। चंद्रमा क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा देवता है क्या? चंद्रमा तारा है क्या? चंद्रमा उपग्रह है क्या? चंद्रमा ग्रह है क्या? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? चंद्रमा एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। जैसा हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी यहाँ पे है। ठीक है, दिस इज अर्थ। और पृथ्वी के जो चक्कर लगाने वाला छोटा सा पिंड है, ये चक्कर लगाता है पृथ्वी के, इसको हम बोलते हैं मून। और सबसे मजे की बात यह है कि हमारा जो चंद्रमा है, ठीक है, वो उसकी जो दूरी है वो ज़्यादा पृथ्वी से नहीं है। ठीक है, इसका मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ सूर्य की। जैसा हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। यदि हम बात करें चंद्रमा के प्रकाश का, जैसा हम जानते हैं कि चंद्रमा एक उपग्रह है, इसकी कोई खुद की लाइट नहीं है, कोई खुद की इसकी कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है, ये केवल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की ओर परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो जो परावर्तन के प्रभाव से जो चंद्रमा से लाइट आती है हमारी पृथ्वी पर, अर्थ पर, वो कितने समय में आती है? वो काफ़ी मज़े की बात यह है, आपको बड़ा जान के हैरानी होगी कि चांद की रोशनी पृथ्वी पर 1.2 सेकेंड में पहुंच जाती है। ठीक है, कितने? 1.2 सेकेंड में पहुंचती है। काफ़ी मज़े की बात है ये। दोस्तों चांद पर पहुंचने वाले सबसे पहला व्यक्ति कौन था? उसका नाम क्या था और वो कब पहुंचा था और वो किस कंट्री से था? आपको इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखने हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, यानी सौर मंडल के बारे में, और वहाँ पे हम सारे ग्रहों को समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। जैसा हम जानते हैं कि ये हमारा सूर्य है। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है? ये हमारा है मरकरी, इसको हम बोलते हैं बुध। मरकरी के थोड़ा सा आगे यहाँ पे शुक्र, इसको हम बोलते हैं वीनस। ठीक है, और वीनस के आगे हम बैठे हुए हैं और आप यहाँ पे बैठ के वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये हमारी पृथ्वी प्यारी सी है, अर्थ है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते हैं, यानी पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। और पृथ्वी के आगे है कौन सा ग्रह? मंगल है, इसको हम मार्स बोलते हैं। और मंगल के आगे क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। ये बेचारे ग्रह बन नहीं पाए और टुकड़ों में ये चक्कर काट रहे हैं, आज भी बहुत परेशान है बेचारे ये। और इसके आगे है एक विशाल ग्रह, यानी जुपिटर, बृहस्पति। और उसके आगे है शनि, सैटर्न। उसके आगे है यूरेनस यानी अरुण। और उसके आगे है नेपच्यून यानी वरुण। और फिर है छोटा सा पिद्दी सा यम। हालांकि यम अभी ग्रह नहीं है, हो सकता है कि ये आने वाले समय में यम को यानी प्लूटो को भी ग्रह घोषित कर दिया जाए। तो कुल कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह इस समय हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों हमने वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को देखा, समझा, और हमने ये जानने की पूरी कोशिश की कि किस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। दोस्तों साइंस का पेपर काफ़ी ईजी आता है, बस आपको एक सही दिशा में सही सिलेबस अगर आपने पढ़ा है, तैयार किया है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और आने वाले वीडियोस में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यार उन वीडियोस को देख करके आप डीएलएड नहीं, आप डीएलएड के अलावा आप सीटेट, सुपर टेट का एग्ज़ाम देंगे
तो उसमें भी आप बढ़िया मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए, इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। दोस्तों हम समझते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होते हैं? देखिए विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स वाइटल न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी अति आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता शरीर को पड़ती रहती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। यदि मैं तुलना करूं फैट से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, तो इनकी तुलना में विटामिन शरीर में कम रिक्वायर होते हैं, लेकिन रिक्वायर होते हैं। यदि विटामिन की कमी हो जाए लंबे समय के लिए शरीर में, तो फिर विभिन्न प्रकार के रोग होते रहते हैं। ठीक है, यानी हर अलग अलग प्रकार के रोगों के लिए अलग अलग विटामिन जिम्मेदार होता है। जैसे मान लीजिए विटामिन ए आँखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन के रक्त के थक्का के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी प्रकार विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, तो सारे विटामिन जो हैं वो अलग अलग प्रकार के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे विटामिन के बारे में, डी के बारे में। दोस्तों विटामिन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको विटामिन का एक ओवरव्यू दूंगा, जिससे आप समझ पाएंगे विटामिन्स क्या होते हैं और आप विटामिन्स रिवाइज कर पाएंगे। विटामिन मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा डिटेल लेक्चर में, तो उसमें आप अच्छे से उसको तैयार करेंगे। ठीक है, विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि कौन कौन से ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कौन कौन से ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो आपको याद रखना है, और ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों सीटेट सुपर टेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं विटामिन बी, आप ध्यान रखेंगे विटामिन बी तथा विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, तो विटामिन KEDA ये बन गया कीड़ा। आप लोग जानते होंगे कीड़ा क्या होता है, कीड़ा एक इंसेक्ट होता है। तो कीड़ा, यदि आप लोग कीड़े को याद रखेंगे, कीड़ा यानी KEDA कीड़ा। ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, तो कीड़ा क्या है, ये वसा में रहता है, और जो बी एंड सी है विटामिन वो जल में रहता है। तो आप इससे याद कर पाएंगे। चलिए आपको मैं रिवाइज कराता हूं सारे विटामिन्स का रासायनिक नाम। ठीक है, देखिए रासायनिक सूत्र कभी नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि रासायनिक सूत्र बहुत लंबे लंबे विटामिन्स के होते हैं। आपसे सिर्फ रासायनिक नाम पूछ सकता है, क्योंकि बहुत ही एग्जाम्स में कई, मैं जानता हूं कि मैक्सिमम परीक्षाओं में, चाहे वो SSC की परीक्षा हो या फिर UPPCS हो या कोई परीक्षा हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उन परीक्षाओं में विटामिन्स के रासायनिक नाम ज़रूर पूछे जाते हैं, ज़रूर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। दोस्तों मैं आपको कोशिश करता हूं कि मैं आपको रिवाइज कराऊं सारे विटामिन्स के केमिकल नेम, यानी रासायनिक नाम। ठीक है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में विटामिन के रासायनिक नाम ज़रूर पूछे जाते हैं, ज़रूर, चाहे वो UPPCS हो या CTET, सुपर टेट या टेट हो या फिर कोई और परीक्षा हो, केमिकल नेम वहाँ पे आने के चांस पूरे रहते हैं। ठीक है, तो विटामिन A से हम स्टार्ट करेंगे, विटामिन C तक हम जाएंगे। ठीक है, विटामिन A का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। दूसरा विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है, टोकोफेरॉल। विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है, फाइलोक्विनोन या फिर नेप्थोक्विनोन। और विटामिन, अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। दोस्तों विटामिन जो बी है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, यानी वो विटामिन B1, B2, B3 वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो हम उसकी अलग अलग, विटामिन बी के अलग अलग विटामिन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं B1 का क्या है, थायमीन। B2 का क्या होता है, राइबोफ्लेविन। B3 का क्या होता है, नियासिन। B4 का क्या होता है, B4 नहीं होता है। B5 का क्या होता है,
पेंटोथेनिक एसिड। B6 का क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। B7 का क्या होता है? बायोटिन। B9 का क्या होता है? फॉलिक अम्ल। और B12 का क्या होता है? साइनोकोबालामाइन। क्या होता है? साइनोकोबालामाइन। दोस्तों एक क्वेश्चन अब बताइए, ऐसा कौन सा विटामिन होता है जिसके पास कोबाल्ट पाई जाती है? जिसके पास कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन के फादर कौन है? विटामिन के जनक कौन है? आप लोग कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि जब हम एप्पल को, जब हम सेब को काट देते हैं और वो उसको छोड़ देते हैं हम 10-5 मिनट के लिए, तो उसका कलर जो हल्का हल्का ब्राउन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए, तो अगला हमारा क्वेश्चन है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। देखिए, बेकिंग सोडा जो होता है इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बनता कैसे है। जब हम NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया यानी NH3, मैंने क्या लिखा है? NaCl, H2O, CO2 और NH3 की क्रिया कराते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं तब बनता क्या है? बनता है NH4Cl। ठीक है, क्या बनता है? NH4Cl और प्लस NaHCO3। तो जो NaHCO3 है वो होता है बेकिंग सोडा। NaHCO3 ये केमिकल फार्मूला है किसका? बेकिंग सोडा का। इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं। दोस्तों इसका उपयोग कहाँ पे होता है? इसका उपयोग होता है भोजन को अतिशीघ्र पकाने में इसका उपयोग होता है, यानी इसका उपयोग हमारे किचन में होता है। दूसरी बात यह है कि इसका उपयोग जो है अलग अलग प्रकार से कई चीज़ों में होता है। जैसे सपोज मान लीजिए किसी के दांत पीले पीले हैं तो बेकिंग सोडा से उसके दांत साफ हो सकते हैं, और कई प्रकार से इसका उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको एक रिएक्शन बताई है। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो चिंता मत करें, यहाँ पे सिर्फ मैं एक इस पेपर का ओवरव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो वहाँ पे आप समझेंगे कि किस तरीके से बेकिंग सोडा की रिएक्शन होती है और क्या क्या होता है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन आज का है कि जल में घुलनशील विटामिन जो है उनका कौन कौन से होते हैं, उनका नाम लिखिए। इसकी तो बात मैंने कर ही ली है अभी। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में लिखें 25 शब्दों में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, किस रूप में एकत्रित रहती है? तो ये ऊर्जा से है। फिजिक्स में एक चैप्टर है एनर्जी, ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन का आपको सिर्फ 25 शब्दों में लिखना है, तो आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा एक बहुत ही सिंपल आसान तरीके से। देखिए, प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप बैठे हुए हैं, तो प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति, जो उसकी स्थिति है उसके कारण एक ऊर्जा निहित रहती है, उसके अंदर पाई जाती है। वस्तु में उस स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को क्या बोलते हैं? हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है स्थितिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है, यानी बिल्कुल सामान्य तरीके से रखी हुई होती है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान रहती है। जैसे सपोज, जैसे तालाब में भरा हुआ पानी, ठीक है, एटसेट्रा। दोस्तों यदि हम बात करें कि स्थितिज ऊर्जा ये कैसी राशि है, क्या ये अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है, तो मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप कमेंट में करें। ठीक है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको हम। ये 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से।
कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हम बोलते हैं इलास्टिक, इलास्टिक बोलते हैं हम प्रत्यास्थ, क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। दूसरा हमारा होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसको हम बोलते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो स्प्रिंग वाला जो उदाहरण है ये इन तीनों में से किसका है, तो थोड़ा आप चक्कर में पड़ जाएंगे, लेकिन चक्कर में नहीं पड़ना है, बहुत ही आसान है, आपको केवल दिमाग लगाना है। जब हम पढ़ेंगे एनर्जी तब हम पूरी बात करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों में से किसका एग्जाम्पल है? तो ये तीनों में से एग्जाम्पल है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। स्प्रिंग वाला जो एग्जाम्पल है वो किसका है? वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी वस्तु जिसमें प्रत्यास्थ गुण पाया जाता है, यानी जो खींच सकता है, इलास्टिक मतलब क्या, जो जिसको हम खींच सकते हैं और फिर से वो अपनी वर्तमान स्थिति में आ सकता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को हमने खींचा और खींचने के बाद में वो फिर से वर्तमान स्थिति में आ गया, इलास्टिक था वो ना, इलास्टिसिटी बोलते हैं उसको हम, प्रत्यास्थता के गुण बोलते हैं। तो जब भी कोई भी वस्तु जिसमें प्रत्यास्थ गुण पाया जाता है उसमें इस प्रकार की स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। तो इसका सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो क्या है? वो है रबड़। जैसे रबड़ हम खींचते हैं तो फिर से खींच के वो अपनी वर्तमान स्थिति में आ जाती है, या फिर स्प्रिंग, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है और कैसे इसको हल करना है। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जी अंगों के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। दोस्तों हमारे संसार में, पृथ्वी पर जो प्राणी हैं, मतलब जो एनिमल हैं, जो जंतु हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एनिमल जो हैं, जंतु, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक प्रकार का एनिमल होता है जिसको हम बोलते हैं अकशेरुकी, और दूसरा होता है कशेरुकी। क्या होता है? कशेरुकी। अकशेरुकी जो जंतु होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, बैकबोन नहीं पाई जाती है, और जो कशेरुकी एनिमल होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो सरीसृप हैं, जो उभयचर हैं, ठीक है, जो मछली हैं, मीन हैं, जो एवीज यानी पक्षी हैं, और जो हम हैं। हम कौन हैं? हम मैमल हैं, स्तनधारी, स्तनपाई हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब कशेरुकी में आते हैं। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्टिब्रेट। ये सब वर्टिब्रेट में आते हैं, ये सब कॉर्डेटा हैं। और हम बात करें अकशेरुकी की, तो ये सब इनवर्टिब्रेट है, यानी नॉन कॉर्डेट हैं। तो इनमें जैसे जेलीफिश है, स्टारफिश है, ठीक है। तो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे जोंक है, लीच है, केचुआ है। तो ये सब कैसे एनिमल हैं? ये सब एनिमल होते हैं अकशेरुकी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा आपसे क्या गया है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जी अंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि जब भी कोई प्राणी किसी चीज़ को खाता है तो उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे हम भोजन करते हैं, ठीक है, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम दूध पीते हैं, खाना खाते हैं, तो उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, विटामिन मिलते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट, कुछ पार्ट उसका ऐसा होता है जो वेस्ट के रूप में बॉडी में इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। तो उसको, उस वेस्ट को, उस अवशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। यदि वो नहीं निकलेगा तो फिर हमारी बॉडी में कुछ विशेष प्रकार की बीमारी उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ऐसे अंग होते हैं, ऐसे ऑर्गन होते हैं जो विशेष रूप से उन उत्सर्जी पदार्थों को, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। उनको हम बोलते हैं उत्सर्जी अंग। अब कौन कौन से ऐसे अंग होते हैं कशेरुकी प्राणियों में? तो जैसे हम जानते हैं कि कशेरुकी प्राणियों में सबसे पहला फेफड़ा होता है। फेफड़ा जो होता है वो क्या रिलीज करता है? वो हानिकारक CO2 को बॉडी से बाहर निकालता है, ठीक है। दूसरा स्किन होती है, त्वचा। त्वचा क्या करती है? त्वचा हमारी बॉडी से पसीना यानी स्वेटिंग जो होती है उसको बाहर, और स्वेटिंग में क्या होते हैं? स्वेटिंग में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तीसरा हमारा होता है ब्रक। ब्रक का मतलब क्या होता है? ब्रक का मतलब होता है किडनी। आपने इस तरीके से डायग्राम देखा होगा किडनी का, तो किडनी, ठीक है। तो किडनी जो है उसको हम ब्रक बोलते हैं। किडनी क्या करती है? किडनी
मूत्र को विसर्जित करती है, यानी मूत्र को बॉडी से बाहर निकालती है, मूत्र को उत्सर्जित करती है, सॉरी मैंने बोल दिया विसर्जित करती है, क्या करती है किडनी, किडनी मूत्र को उत्सर्जित करती है। अब यूरिन में, मूत्र को हम बोलते हैं यूरिन, यूरिन में जो विषैले पदार्थ हो, जैसे सपोज मान लीजिए उसमें अमोनिया होती है, उसमें यूरिक एसिड, उसमें यूरिया होती है, तो ये सारे पदार्थ विषैले होते हैं, इनको बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर ये ऑर्गन्स वेस्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसका आंसर करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, कार्य क्या होता है। ठीक है, कार्य को हम क्या बोलते हैं, कार्य को हम वर्क बोलते हैं। कार्य क्या होता है। अब ये काफ़ी इजी है, क्योंकि कुछ भी कार्य करने के लिए, ठीक है, कार्य कैसे होता है, मतलब कार्य का मतलब क्या है। कार्य का अगर मैं आपको समझाऊं बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे मान लीजिए कोई एक ये वस्तु है, ये रखी हुई है, ठीक है, कोई वस्तु ये रखी हुई है, कोई व्यक्ति इस वस्तु पर धक्का लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, बल आरोपित कर रहा है, तो इस व्यक्ति के बल के कारण ये वस्तु यहाँ से यहाँ, यानी इसने अपना स्थान को विस्थापन किया, यहाँ से विस्थापित होकर के वस्तु यहाँ पे आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये कार्य हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर फोर्स, बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। ठीक है, तो कार्य क्या है, एक भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया। अब दोस्तों आप जरा ये बताइए कि यदि बल जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगा, अगर फोर्स इस तरफ लगाया जाएगा तो ये वस्तु किस तरफ विस्थापित होगी, जिधर बल लगाया जा रहा है। ठीक है, बल की दिशा में, ऐसा नहीं कि उल्टा विस्थापित होगी। ठीक है, तो ये था हमारा बल। और पूछा गया कि इसकी इकाई क्या है, तो सभी को पता है कि बल की इकाई क्या होती है, फोर्स की इकाई बोलते हैं हम जूल, तो जूल होती है कार्य की इकाई। ठीक है, चलिए अब बात हम करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे इसके सेंटर में केंद्रक होता है, ठीक है, और केंद्रक के आसपास कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होते हैं, इस टाइप से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होता है, यानी कोशिका का ऊर्जा घर होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा ग्लूकोज के फॉर्म में इकट्ठा होती रहती है, और ग्लूकोज के फॉर्म में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एकत्रित होती है। जब भी कभी भी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो उससे ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, हम पूरा डिटेल में कोशिका का चैप्टर पढ़ेंगे, कोशिका का, तो उसमें हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे एवरीथिंग। ठीक है, अगला हमारा है कि भास्मिक ऑक्साइड क्या होती है। अब दोस्तों भास्मिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, भास्मिक ऑक्साइड का मतलब होता है कि बेस ऑक्साइड। क्या होता है, बेस ऑक्साइड। इसका मतलब यह है कि भास्मिक ऑक्साइड उसे कहा जाता है जो बेस ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ये ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय ऑक्साइड के विरोधी गुण दिखाते हैं, गुण शो करते हैं। ठीक है, जो भस्म बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, या नमक और पानी बनाने के लिए एसिड के साथ में प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, ये हमारे होते हैं भास्मिक ऑक्साइड। चलिए अब बात करते हैं हम, अगला हमारा क्वेश्चन है कि फसल चक्र से क्या लाभ होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में। दोस्तों सपोज मान लीजिए ये कोई फील्ड है, खेत है। ठीक है, दिस इज़ अ फील्ड, खेत है ये। इस खेत में एक किसान पिछले 2 वर्षों से एक ही प्रकार की फसल उगा रहा है, एक ही प्रकार की फसल उगा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो किसान इस फील्ड में फसलों को बदल नहीं रहा है। इससे क्या होता है, उस खेत की, उस फील्ड की जो उर्वरक क्षमता है वो घटती रहती है। चक्रण में क्या होता है, चक्रण में ये होता है कि यदि किसान ने इस खेत में
गन्ना उगाया, सपोज गन्ना, ठीक है, गन्ना उगाया, तो गन्ने के बाद में उसने फिर कोई दूसरी फसल उगाई, तो इस तरीके से फसल बदलती रहती है। इससे क्या होता है, खेत की जो उर्वरक क्षमता है वो बनी रहती है, तो इसको हम बोलते हैं फसल चक्रण। इससे लाभ क्या होता है, इससे लाभ ये होता है कि खेत की उर्वरक क्षमता बनी रहती है, तो इससे लाभ होता है। तो इंसान को, किसानों को एक फसल के बाद में एक दूसरी फसल करनी चाहिए, वही फसल रिपीट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है। संतुलित आहार से क्या, यानी बैलेंस्ड जो डाइट है उससे क्या तात्पर्य है। जो डाइटिशियन होते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं, वो एक आपको परफेक्ट डाइट बताएंगे कि जिसके अंदर यानी संतुलित आहार वो आहार होता है जिसके अंदर विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, यानी सभी इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, वो उचित मात्रा में पाए जाते हैं। और उनके सेवन से जो व्यक्ति संतुलित आहार लेता है उस व्यक्ति के बॉडी में रोग होने के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसीलिए संतुलित आहार को लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, प्राकृतिक आपदा क्या होती है, और इससे सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। देखिए प्राकृतिक जो आपदा है वो किसी भी समय आ सकती है, लेकिन वो कुछ प्रकार की आपदाएं होती हैं, वो अलग अलग पार्ट पे ही ज़्यादा आती हैं। जैसे मान लीजिए भूकंप के सेस्मिक जोन्स होते हैं, भूकंपी जोन्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहीं पे अक्सर भूकंप आते रहते हैं, ठीक है। तो भूकंप के आसपास के क्षेत्र में जो कोई रहते हैं तो वो उस हिसाब से अपने घरों को बनवाते हैं, तो इससे क्या होगा, सुरक्षा मिलती है। दूसरी बात ये है, जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया का पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है, ठीक है, ये हमारा पेनिनसुला इंडिया है, प्रायद्वीप भारत है। और इस प्रायद्वीप भारत में यहाँ पे तीनों ओर पानी है, ठीक है। भाई प्रायद्वीप क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला एक ऐसा भाग होता है ज़मीन का, भूमि का, जो 3 साइड से जल से घिरा होता है, ठीक है। यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने स्टेट होंगे, जो स्टेट यहाँ पे होंगे, वो स्टेट में साइक्लोन आने के खतरे ज़्यादा होंगे, ठीक है। यानी चक्रवात जो होता है वो कहाँ पे ज़्यादा आता है, वो तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा आता है। क्योंकि एक सबसे खास बात चक्रवात में ये है कि चक्रवात जब ज़मीन के संपर्क में आता है तब उसकी गति, उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि उसको गति मिलती है जल में। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पानी नहीं है, यानी ऐसे जो गैर तटीय क्षेत्र, जैसे उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अब आप बोलिए यहाँ पे चक्रवात आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि उसको आने के लिए पानी चाहिए होगा, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में मैनग्रूव विशेष प्रकार के पौधे होते हैं, मैनग्रूव पौधे होते हैं जो हमको चक्रवात से बचाते हैं, ठीक है। चलिए तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर आसानी से, इजीली से कर सकेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इस क्वेश्चन 18 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ऐच्छिक और अनैच्छिक, ठीक है, मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं। देखिए ऐसी मांसपेशियां जो हमारे अकॉर्डिंग जिस पे हम कंट्रोल कर पाएँ वो ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं, और ऐसी मांसपेशियां जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जो ऑटोमेटिक चलती रहती है, ऑटोमेटिक होता रहता है, वो होती हैं अनैच्छिक मांसपेशियां। तो इसमें अंतर क्या है, ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए ऐसी मांसपेशियां जो धारीदार होती हैं, ठीक है, जो कंकाल की मांसपेशियों के साथ जुड़ी रहती हैं, उनको हम बोलते हैं ऐच्छिक मांसपेशियां। और ऐच्छिक मांसपेशियां थोड़ी स्ट्रांग होती हैं, थोड़ी मजबूत होती हैं, ठीक है, कंपेयर टू अनैच्छिक मांसपेशियां। अनैच्छिक मांसपेशियां थोड़ी सी ताकतवर ज़्यादा नहीं होती हैं, वो थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हम कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने समझा 2019 का DELED का सेकेंड सेमेस्टर का साइंस का पेपर, और जाना कि किस तरीके से हम इस साइंस के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आने वाले वीडियोज़ में आपको साइंस और कंप्यूटर और अन्य विषयों का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा सेमेस्टर वाइज। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू।